नमस्कार दोस्तों, आज की मैथ की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में हमने प्राकृतिक संख्याओं की जो टॉपिक चल रहे थे, प्राकृतिक संख्याओं की ये सीरीज चल रही थी क्वेश्चनों की, कि क्वेश्चन फार्मूला कैसे होते हैं प्राकृतिक संख्याओं में और उसको कैसे फार्मूला को अप्लाई करके सवाल कैसे लगाते हैं। तो सवालों को हल करते हुए हम जा रहे थे किस किस टाइप के सवाल प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड आ सकते हैं, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति में। तो संख्या पद्धति जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम छोटा छोटा करके आपको बता रहे हैं, रूल्स भी बता रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो उस क्वेश्चनों को हल करवा रहे हैं। और इन क्वेश्चनों को हल करके आप ये मत समझ लेना कि हमको आ गया। आप संख्या पद्धति अपनी किताब में निकालिए, उसमें जो हमारे सवाल जो आप सीख रहे हो, जो भी वीडियो देखकर सीखते हो, उन सवालों को अप्लाई कीजिए, उन फॉर्मूलों को अप्लाई कीजिए किताब में सवाल में और उसका आंसर निकालिए, तभी आप सीखेंगे। तो ऐसे इस प्रकार से आपको मैथ की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आने लगेगा। और इस चैप्टर के संख्या पद्धति के कंप्लीट होने के बाद में हम आपको क्वेश्चनों की सीरीज कम से कम 50 क्वेश्चन देंगे आपको एक्सरसाइज, उसमें उसको हल करेंगे हम लोग बैठ के और उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसको आप देखना तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और अच्छा परिणाम भी मिलेगा आपको परीक्षा में इन सब चीज़ों का। ओके दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं। आगे कैसे किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। और जो लोग नए आए हैं, जैसे इसी वीडियो से आप देख रहे हो, तो उनको जो पिछले वीडियो हैं वो भी मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत है, यदि प्राकृतिक संख्या घटते क्रम में बढ़ते क्रम में हो तो। जब प्राकृतिक संख्या घटते या बढ़ते क्रम में हो तो योगफल कैसे निकालते हैं दोस्तों। ये देखो, ये सवाल ऐसा है, 1 + 2 + 3 ये कहाँ तक है, 48 49 50 तक गया। 50 के बाद ये बैक हुआ है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में 50 तक गया, फिर घटते हुए क्रम में 49 48, फिर डॉट 3 + 2 + 1 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब ऐसा पूछ लिया जाए अब इसका योगफल क्या होगा, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, तो आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक नियम होता है, अधिकतम संख्या जो भी होगी उसका स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका यही नियम है। अधिकतम संख्या कितनी है, 50, 50 का स्क्वायर कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 2500। ठीक, 50 का स्क्वायर करोगे तो 50 का गुणा 2 बार करोगे, तो 50 का गुणा 2 बार करोगे तो 2500 आंसर आ जाएगा। यही इसका नियम है। क्योंकि आप इसको पहचान तो लोगे ही, पहचान कैसे लोगे, क्योंकि ये शुरुआत कोई भी कहीं से भी शुरुआत हो, वो शुरुआत जैसे मान लो 20 से लिखा है, तो 20 21 22 23 डॉट 50 तक गया, और 50 के बाद फिर माइनस हो, मतलब घटने लगा 49 48 47, फिर ऐसे ऐसे करके 20 तक आ गया। तो फिर क्या करोगे आप, 50 अधिकतम है, 50 से घट रहा है तो 50 आ गया। मान लो 50 नहीं और दूसरी संख्या हो, तो वहाँ पे भी कि जो अधिकतम संख्या होगी इस पूरी सीरीज की, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में एक और आपको देखो क्वेश्चन है, ये कमाल का क्वेश्चन है और ये आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे हल कर सकते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। सवाल को पहले ढंग से पढ़ना है। 4 अंक मिलते हैं तथा त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए हों तो उसे 125 अंक प्राप्त हुए हों, तो उसने कुल कितने प्रश्नों को सही हल किया। सही प्रश्न पूछ रहा है, 75 तो माने पूरे हल किए और 125 पा गया, उसमें कुछ गलत भी किए होंगे, तो ये पूछ रहा है सही उत्तर कितने किए। ठीक, और ये भी पूछ सकता है गलत उत्तर कितने किए। तो दोस्तों इसको हल करते हैं। इस
इसको इन्होंने कुछ अलग तरीके से किया, हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। 75% पूरे हैं टोटल। टोटल कितने हैं? 75। तो 75 इसको ऐसे करेंगे और मान लेते x सही प्रश्न है। कितने हैं? x सही प्रश्न है x, और गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे? 75 में से x घटा दो तो गलत ये हो जाएंगे। ठीक, ये हो गए x सही और गलत हो जाएंगे 75 माइनस x। अब इसमें क्या है, सही प्रश्न कितने हैं? सही अंक, सही उत्तर के लिए कितने? 4 अंक मिलते हैं। तो सही प्रश्न में 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि सही में 4 अंक मिल रहे हैं, और गलत के लिए -1। तो गलत के लिए क्या करेंगे? -1 कर देंगे यहाँ। ठीक, और टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 125। ठीक है दोस्तों, तो 125 अंक टोटल हो जाएंगे। ये ठीक दोबारा समझ लो, 75 टोटल थे प्रश्न, हमने मान लिए x सही प्रश्न किए, गलत प्रश्न अपने आप 75 माइनस x हो जाएंगे। ठीक, सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलते तो सही में 4 का गुणा कर दिया, गलत के लिए -1 मिलता है तो -1 गलत में कर दिया, और ओवरऑल आपके सही में से गलत घटा दिए तो कितने आ गए? 175 आपके, 125 आपके अंक आ गए। ठीक, अब ये इक्वेशन बन गई, इसको हल कर लो। इसको हल करोगे तो ये क्या है, यहाँ प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, बात तो एक ही है। तो यहाँ यही रहेगा। तो देखो 4x माइनस का अंदर गुणा होगा तो -75 आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, बराबर कितने आ जाएंगे? 125 आ जाएंगे। तो ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो आगे इसको मिटाकर आगे लिखना चाहेंगे हम, तो ये आ जाएगा 4x -75 प्लस x बराबर 125। अब ये हो जाएगा x कितने? 5x बराबर हो जाएगा 75, उस साइड ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, 200 आ जाएगा, और 5 से 1 काट दो, 5 को 20, x बराबर कितना आ जाएगा? 40। यानी कि सही प्रश्नों के हल उसने कितने हो गए? 40 हो गए, क्योंकि हमने सही को कितना माना था? x माना था। और गलत पूछ लिया जाए तो गलत कितने किए? भाई गलत भी आ सकता है ना, तो 75 में से 40 घटा दोगे तो गलत आंसर निकल आएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे 5 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है? 330 है। तो सबसे बड़ी संख्या सम हो, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करो। तो 5 लगातार सम संख्याओं का, तो मान लिया एक x सम संख्या है। ठीक, तो 5 लगातार कौन कौन सी हो जाएंगी? 5 लगातार देखो, x प्लस 2, x प्लस 4, 1 2 3, x प्लस 6 4, x प्लस 8, 5 हो गई, बराबर 330 कर देंगे, और ये क्वेश्चन हल कर लेंगे। आप कौन सा, ये वाला सवाल मैं पहले लगवा चुका हूँ इसलिए अब ये नहीं लगवाऊंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ फॉर्मूले आ गए, उसको हल करते हैं। देखो सबसे बड़ी सम या विषम संख्या का फॉर्मूला है s/n प्लस n-1। सबसे बड़ी सम या विषम संख्या का फॉर्मूला ये है, और सबसे छोटी सम या विषम संख्या का फॉर्मूला ये है s/n माइनस n-1। सबसे छोटी में माइनस लग जाता है, सबसे बड़ी में प्लस रहता है, और ये फॉर्मूला याद रखना है। तो 6 लगातार विषम संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी में कौन सा लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगा दो।
आंसर आ जाएगा। ठीक, 6 लगातार हैं तो 6 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 6, s बराबर हो जाएगा 396 और रख दो आप, आंसर आ जाएगा। तो कैसे रखेंगे ये आपको करके दिखा देते हैं हम। तो s/n, s कितना है 396, ओके 396/6 -6 -1, तो ये भाग देंगे 3 6 6 36, तो 36 6 6 36 66 आ गया और 6 में से 1 गया, ये 5 आ गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा 66 - 5, ये आपका 61 आ जाएगा। ठीक है, 61 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे इसी प्रकार के आते हैं शाम। अब देखो ये आपका एक ट्रैक है, या आप एक फार्मूला भी मान सकते हैं इसको। यदि परिणाम के अंत में 0 की संख्या निकालनी हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये आपका आता है परीक्षा में, कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इसलिए आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज़ अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें कि ऐसे सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं संख्या पद्धति से। यदि परिणाम के अंत में 0 की संख्या निकालना है, क्वेश्चन कैसा होगा, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए, 1 से 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो परिणाम के अंत में कितने 0 होंगे, ये निकालना है आपको। तो कैसे करोगे, सीधा सीधा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 कहाँ 99 गुणा 100। इसका क्या है, परिणाम के अंत में 0 निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है या ट्रिक मान लो। जो अंतिम संख्या होगी, अंतिम संख्या कितनी है 100, 100 में 5 का भाग देंगे, कितना आया 20, फिर 20 में 5 का भाग देंगे, कितना आया 4, यहीं रुक जाएंगे जब तक भाग देते रहेंगे 5 का, जब तक कि 5 से कम परिणाम ना आ जाए। यानी कि 5 से कम आ गया, 4 आ गया, अब रुक जाएंगे और जो भी होगा उनको जोड़ देंगे। 20 + 4 यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। नहीं आया समझ में, आगे देख तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये जो उन्होंने बताया वही हमने बता दिया। देखो 32वां है, 1 2 3 से लेकर 250 तक गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे, ये पता करना है। तो 250 अंतिम संख्या है, 250 में क्या 250 अंतिम संख्या है तो 250 में कितना 5 का, सॉरी सीधा लिखना है, 5 का भाग देंगे तो 5 25 0, फिर 50 में कितने का भाग देंगे, फिर 5 का भाग देंगे तो 10 आ गया, फिर 10 में कितने का भाग देंगे 5 का देंगे तो कितना आया 2, रुक गए। अब ये तीनों को जोड़ देंगे, 50 10 60 + 2 यानी कि 62, 62 आपका आंसर आ जाएगा। 62 0 होंगे। ओके, तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और उदाहरण है इसी का, 51 से लेकर 100 तक का गुणा किया तो अंत में 0 कितने होंगे। तो हमने बताया आपको 0 मतलब अंतिम संख्या 100 है, 5 का भाग देंगे कितना आएगा 20 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे 20 में तो कितना आएगा 4 आएगा। अब रुक जाओगे 24 हो जाएगा। तो अब ठीक 24 हो गया। अब 24 हो गया। अब तो ये आपका कैसा निकला, ये 24 जो आपका निकला है वो टोटल निकला है, 1 से लेके अगर 100 तक गुणा करते तो अब निकलता है 24। अब क्योंकि लास्ट वाले अंक में कर रहे तो ये तो आपको पता चलेगा नहीं कि शुरुआत से निकला है कि लास्ट निकला है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 से लेके 50 तक के अंकों में शून्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 से लेके 50 तक के अंक में शून्य निकालेंगे। 1 से 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 50,
तो अंतिम संख्या इसमें कितनी, 50 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 दम 50 10 बार, और फिर 10 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, टोटल ये 12 आ गया। और वो कितना आया था, 24। तो 24 में से 12 घटा देंगे आप, तो आंसर आपका 12 आ जाएगा। आप घटा क्यों देंगे, घटा इसलिए देंगे क्योंकि 51 से 100 तक का निकालना है। तो टोटल में से 1 से लेके 50 तक का घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। यदि लगातार सम संख्याओं गुणा की जाए तो अंतिम वैल्यू में 2 से भाग देने के बाद ही नियम का पालन करेंगे। इसका नियम का क्या मतलब है, मान लो कि सम संख्याओं को 2 से लेके 250, ये आंसर आ गया, मतलब क्वेश्चन पूछा गया 2, 4, 6 से लेके 250 तक की सम संख्याओं को गुणा किया जाए। ठीक है, तो गुणा करने पर क्या आएगा, अब इसमें 0 पूछ रहा है, 0 कितना आएगा, तो 0 इसमें कितना आएगा, इसके लिए अब तो अंतिम संख्या लिख लेंगे, लेकिन अंतिम संख्या को 2 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 की सीरीज है, तो 2 का भाग देंगे पहले, तो 2 एकम 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 125 आया। अब यहाँ से 5 का स्टार्ट करेंगे तो 5 5 दूनी 10, 5 25, 25 आ गया। इसके बाद में बड़ा लिखते हैं तो जगह नहीं बचती, तो 25 फिर 5 का देंगे, तो 5 का देंगे 5 25, फिर 5 बचा, 5 से कम ना आ जाए तब तक, तो 5 बचा तो 5 का फिर देंगे तो 1 आ गया। तो ये कितना आया, पहले आए 125, फिर आया 25, फिर 5, फिर 1, इन सबको जोड़ देंगे। ओके दोस्तों, तो जोड़ो 125 प्लस 125 आया, फिर कितना आया, नहीं 125 तो 2 से दे के आया, 2 पहले आया 25, यहाँ से जोड़ेंगे ना, वो 2 वाला नहीं जोड़ेंगे, तो 25 प्लस 5 प्लस 1 यानी कि आपका आ गया 25 5 30 31। ओके दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये गुणा वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि लगातार विषम संख्याओं का गुणा किया है तो परिणाम के अंत में एक भी शून्य नहीं होगा। अब ये आपको याद रखना है कि पूछ लिया जाए लगातार 1 से लेके 100 तक की लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल में कितने शून्य आएंगे, तो आप ये मत लगा देना कि 100 में यही फॉर्मूला लगा दो। विषम संख्याओं का गुणा करने पर एक भी शून्य नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, यही तो है संख्या पद्धति में हर सवाल अलग अलग प्रकार का होता है। ये नहीं है कि लाभ हानि में एक फार्मूला लग गया तो लगाते चले जा रहे हो, वो नहीं है। इसमें हर सवाल अलग तरीके का होता है, इसलिए ये सरल भी होती है। अगर समझ में आया तो बहुत सरल है, और अगर इसको अगर लगाया नहीं गया तो आपको आंसर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें हर सवाल में अलग फार्मूला लगता है, अलग ट्रिक होती है, याद करना पड़ता है। ठीक, तो ये दोस्तों इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये बहुत कठिन होती, कठिन कुछ नहीं है, लगाओगे तो सब आने लगेगा। ओके दोस्तों, चलिए अब सवाल पे चलते हैं। किसी संख्या के अपवर्त की संख्या, अपवर्त क्या होता है, अपवर्त मतलब होता है गुणज। ठीक, गुणज की संख्या। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने बताया कि अपवर्त क्या होता है। अपवर्त होता है गुणज, यानी कि 4 के गुणज। तो 4 के गुणज कौन कौन से हैं, 4 दूनी 8, 4 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, इस प्रकार के। और 8 के गुणा 8 दूनी 16 8। तो ये निकालना हो किसी संख्या के अपवर्त की संख्या निकालनी हो, तो देखो कुछ क्वेश्चन में आपके अपवर्त लिख के आएगा, वहाँ पे
ये मत सोच लेना कि अरे यार अपवर्त ये क्या पूछ लिया, नहीं, आपको याद रखना है अपवर्त मतलब होता है गुणज। तो ये छोटे छोटे ये शब्द, अटपटे शब्द भी याद रखने हैं, ठीक, क्योंकि परीक्षा में आपको कोई समझाने तो आएगा नहीं कि अपवर्त क्या होता है, नहीं ये लगा लो, आपको तो खुद ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं, यदि किसी श्रेणी को लगातार अपवर्त की संख्या निकालनी है, अब ये वाला अलग नियम है, ठीक है। इसके क्वेश्चन ये क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा अलग बता दिया है, हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, इसके बाद आया अपवर्त की संख्या। अपवर्त हम आपको बाद में समझाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, ठीक। अपवर्त ये इतना समझ लो, अपवर्त निकालना हो तो उसके लिए आप क्वेश्चन बाद में आएगा। अब अगला नियम देखते हैं, यदि किसी श्रेणी के दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समान अंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी कि डी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये समांतर श्रेणी वाले सवाल हैं जो आपके किसमें फर्स्ट ईयर में इंटर में होते हैं, वही वाले हैं। पहला पद ए, पहला पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और पदों की संख्या एन बोलते हैं। एनवां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस टी, ये याद रख लो। अब देखो, लास्ट पद को एल बोलते हैं, तो एल बराबर भी यही फार्मूला होगा ए प्लस एन माइनस टी। एन पदों का योग हो, योग को एस बोलते हैं, तो योग को एस बोलते हैं, तो एस बराबर कितना होता है, एस बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस डी, एन माइनस 1 ये, ठीक। तो एस का फॉर्मूला एक और होता है, एस बराबर एन अपॉन 2a प्लस एल। ये फार्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं, नोट भी कर लिया करो फार्मूले, ठीक। ए एल ये वाला फार्मूला जब होता है अंतिम पद मालूम ना हो जब, ठीक, तो ये वाला फार्मूला, अंतिम पद मालूम हो तो ये वाला होता है। अच्छा देखो इसके सवाल कैसे होंगे, ये सीरीज है 8, सीरीज क्या है 8 15 22 डॉट 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 27 में पद याद करना है आपको, यानी एन बराबर 27 है, और ए बराबर कितना है 8 है, और डी बराबर निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, ठीक। तो 15 माइनस 8 बराबर 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ये। अब बस फॉर्मूला में रख दो, एनवा पद का फॉर्मूला होता है एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें रखना है ए बराबर है 8, एन बराबर कितना है 27, माइनस 1 हो जाएगा 26, गुणा डी कितना है 7, ठीक। तो 26 गुणे 7 प्लस 8, तो 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 4 18, ठीक, प्लस 8, तो 190 आपका इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि एन कितना आ जाएगा 27, 27वां पद कितना आ जाएगा 190। यदि एक व्यक्ति पहले दिन 18 रुपये, दूसरे दिन 30 रुपये और तीसरे दिन 42 रुपये जमा करता है, इसी प्रकार एक महीने तक जमा करता है, तो यदि महीना 30 दिनों का तो कुल जमा राशि होगी। तो कुल जमा राशि निकालने, यानी एस पूछा गया, कुल मतलब कुल पदों का योग। तो आपके पद क्या हैं 18 30 42 डॉट 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 डॉट, ये पता नहीं है कितने एन, हाँ एन 30 है, तो
30 दिनों तक है ना, तो n बराबर कितने हो जाएंगे 30। अब निकाल लो a बराबर कितना 18 है, तो d बराबर कितना आ जाएगा, हटा दो 12 आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला s बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि कुल पद निकालने हैं ना। तो n कितना है 30/2, ठीक, 2a यानी कि 8 दूनी 16। सॉल्व भी करते जाओ, n-1 12 में से 1 गया 11, और d कितना है 12। ये आपका बन गया, तो ये कट जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 16 प्लस 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 कितने होंगे, 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 दो 13, यानी कि 132 प्लस 16 ये आ जाएगा आपका। ये जोड़ के आपका कितना आ जाएगा 132 प्लस 16, यानी कि ये आ जाएगा 8 और 3 और 1 4, 148। तो आपका ओवरऑल आ जाएगा 15 गुणा 148। नो 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 सॉरी, ये आपका गलत हो गया। दोबारा देखते हैं, n/2 गुणा 2a 8, और सॉरी 8 कर दिया हमने, 18 है, 18 दूनी 36 हो जाएगा ये। और n-1 यानी कि 30 में से 1 गया 29 हो जाएगा ये, गुणा कितने हो जाएंगे 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तब आएगा। तो n कितना है 30 है, सॉरी ये गलत हो गया था, 15। और ये आपका सॉल्व करोगे 12 नम्मा 108, हासिल आई 10 12 दूनी 24, 24 और 10 34 प्लस 36 गुणा कितना है 15 है। अब ये जोड़ लो, जोड़ के 15 गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 36, 8 से 14, 4 3 7 और 1 8, 384 गुणा 15। अब इसका वो आप गुणा करोगे तो आपका लिख लेगा। अब एक एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, गुणा करके भी दिखा रहे हैं। तो देखो 384 गुणा 15, इसीलिए तो वीडियो बड़ा हो जाता है। 15 चौको 60, 15 अट्ठे 120, 120 और 4 आ जाएगा, हासिल आ जाएंगे 12, 15 तिया 45, 45 और 12, 45 और 12 हो जाएंगे आपके 57। 15 चौको 60, 15 अट्ठे 120 और 6 जोड़ेंगे, सॉरी, और 57 आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे तो। देखो 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी, इसको भी आप वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसमें ऐसी सीरीज बना लेंगे जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 100 के बाद 102, 105, 108 से लेकर 58 तक। ठीक, इसके बाद A 198 हो जाएगा, L ये हो जाएगा कितना, D निकाल लेंगे, और उसके बाद जो फॉर्मूला है वो निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं जो, ये मेन इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हों। तो 4 5 6 का पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना आता होगा आपको। 4 5 6 का एलसीएम कैसे लोगे,
4 5 6 का एलसीएम लोगे, आपका एलसीएम आया है कितना, 60। ठीक, अब 60 एलसीएम को पहले 60 का भाग देंगे 200 में। ठीक, दो कितने बार जाएगा, 36 18 3 बार, 180 आ जाएगा 20। अब भाग जाएगा नहीं, यहीं छोड़ देंगे। ठीक, अब 60 का भाग देंगे कितने में, 600 में। तो 6 कम 6 10 बार जाएगा, पूर तक कट गया। अब नियम ये है कि पहली संख्या जितने के बीच में मतलब निकालनी हो, कितनी संख्या होंगी, तो अब 200 में दिया तो 3 आ गया। ठीक, और 600 में दिया तो कितना, 10 आ गया। पूर्ण तक कट जाए, जब पूर्ण तक कट जाए तो भागफल में से 1 घटा देते हैं, ये नियम है। जब वैल्यू पूरी कट जाए तो भागफल में 1 घटा देंगे, यानी कि 10 में से 1 घटा देंगे 9। तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू का भागफल को घटा देंगे, कितने आ जाएंगे, 6। तो ऐसी 6 संख्याएं होंगी जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होंगी। दोस्तों दोबारा समझ लो, पहले 60 का भाग देंगे 200 में, भागफल निकाल लेंगे। ठीक, शेषफल से कोई मतलब नहीं है इसमें। और 60 का भाग देंगे 600 में, तो भागफल पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा ना कटता तो उतना ही रहता भागफल, और पूरा कट गया तो एक वैल्यू 1 माइनस कर देंगे, ये नियम होता है। तो 1 कर दिया तो भागफल इसका अब कितना हो गया, 9। तो बड़ी वैल्यू का 9 हो गया, छोटी वैल्यू का भागफल 3 हो गया, तो घटा देंगे इसको, तो पूरी संख्याएं निकल आएंगी। ओके दोस्तों, अब देखो, इकाई का अंक ज्ञात करना हो, इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो। अब इसके नियम में पहला नियम है 0, यदि इकाई के बेस यानी इकाई का आधार, ठीक, इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो यदि बेस, जब बेस इकाई, बेस मतलब आधार, हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस का इकाई अंक, जब बेस का इकाई अंक, ठीक, 0 1 5 6 हो तो प्राकृतिक घात के लिए परिणाम का इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे है 216 की घात 119। इसमें अगर पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक कितना होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो 216 की घात कितना है, 119। अब ये तो इकाई का अंक निकालने की, इसको सॉल्व करो, सॉल्व तो ऐसे होगा नहीं है। तो इकाई का अंक जो बेस है, बेस मतलब आधार, आधार कितना है 216, इसका इकाई का अंक कितना, 6। तो इकाई का अंक 6 है। और नियम क्या है, नियम है 0 1 5 6, ये याद रखना। 0 1 5 6 आए बेस में, कोई भी संख्या हो बेस में कितने आए, 0 1 5 6 आ जाए तो वो इकाई का अंक वही रहता है। ओके दोस्तों, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है, 2 ही नियम होते हैं इसमें। जब बेस इकाई का अंक कितना हो, 2 3 4 7 8 9, 2 3 4 7 8 9, तो ये आपके हों तो पावर में 4 से भाग देंगे। कितने देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, और जितना शेषफल प्राप्त होगा उतना ही बेस के इकाई के अंक पर पावर रखेंगे। ठीक, और जब पावर पूर्णतः विभाजित हो जाए, जब पावर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक, 4 से, तो बेस का इकाई के अंक पर 4 पावर रखेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी देखो इसी उदाहरण से समझाते हैं। 216 है, अब यहाँ पे 214 कर देते हैं, ठीक, और पावर इतने ही रखते हैं 119। अब क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, 2 3 4 7 8 9,
बेस के इकाई का अंक अब कितना हो गया 4 हो गया, तो यानी कि सेकंड रूल में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, कह रहा है इतना आ जाए तो पावर कितनी 119 में आप कितने का 4 का भाग दोगे, तो 4 दूनी 8। इसमें क्या होता है, शेषफल का खेल होता है, भागफल से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको ऐसे भाग नहीं करके ऐसे भाग करेंगे, इससे शेषफल मिले हमें। तो 4 दूनी 8, कितना बचा 3 39, 4 में 36 आया, तो कितना आया 3 आया, शेषफल 3 प्राप्त हुआ। तो जब शेषफल 3 प्राप्त हुआ, आप बेस के इकाई के अंक पर 3 पावर रखेंगे, कितनी रखेंगे 3, तो 3 पावर रखेंगे, तो यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 का 3 बार गुणा, 4 चौक 16 चौक 64 आ गया, इकाई का अंक कितना हुआ 4। ऐसे सॉल्व करना है, इसका मतलब ये है। ओके दोस्तों, ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब इसका एक और इसी में एक और चीज़ है। अब 4 से अगर इसमें भाग दो पावर में और पावर पूरी कट जाए, तो इसको भी समझ लो। जैसे मान लो 212 है, ठीक, 212 की पावर 120 है। अब निकालना है इकाई का अंक, तो क्या करोगे, देखो 2 3 4 7 8 9 में से एक इकाई का अंक 2 आ गया, तो आपका ये वाला सेकंड वाला रूल लगेगा। अब इसमें क्या करना है, 4 का भाग किस में दोगे 120 में दोगे, तो ये पूरा कट जाएगा, 4 3 12 कट गया। अब शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो 0 को न रख के 2 पे कितने को रखेंगे 4 को रखेंगे, यही बता रहा है वो। ये अगर पावर पूरा कट जाए तो 4 को रखेंगे, और 2 की पावर 4 को मतलब होता है 2 का 4 बार गुणा, और 4 बार 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, और 16 का इकाई का अंक कितना होता है 6, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, यही आपको आगे बता रहे हैं हम, ठीक। हाँ, ये आ गया, देखो अपवर्त की संख्या, अपवर्त जो पूर्णतः विभाजित हो। अब जैसे ये वाला है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आपको नहीं है इसमें, लेकिन हम बता देते हैं। 100 से 200 के बीच में ऐसी संख्या बताइए जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे हो जाए 3 से, 100 से 200। तो ये आपको निकालना है, वो वाला सवाल था, ठीक। वो वाला सवाल ऐसे भी लगा सकते हैं, हमने बताया था 100 से लेके 200 के बीच में, या तो उससे लगाएंगे कॉमन डिफरेंस वाले फार्मूला से, एनवा पद से, उससे लग जाएगा। इससे ऐसे भी लग जाएगा अपवर्त वाले से। तो कैसे लगेगा, 3 का भाग दोगे 100 में पहले, तो कितना आ गया भागफल आ गया 33, कितना आ गया 33, और 3 का भाग 200 में दोगे तो भागफल आ गया कितना 66। अब इसमें क्या है, वो पूरा तो कोई कटा नहीं, तो इसमें कोई माइनस नहीं करेंगे, बड़ी में से छोटी घटा देंगे, 66 माइनस 33 आ जाएगा आंसर आपका। अपवर्त की संख्या 33 हो गई। अपवर्त जो हमने बताए थे, वो अपवर्त के उदाहरण यही है, उल्टा कट जाए, ठीक। अब जैसे ये आ गया अपवर्त के, तो 100 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी, तो 8 से पूर्णतः विभाजित 100। अब इसको लगा के दिखा देते हैं आपको। 8 का भाग देंगे 100 में, तो आ जाएगा 8 एक कम 8 2 20 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 आपका शेषफल बचा तो ठीक है। अब इसका आ गया कितना 12। अब 8 का भाग 200 में देंगे, एक आ गया 12, 200 में दोगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। कितना बचा 4, 8 पन 40 हो गया। अब देखो ये पूरा कट गया, जब पूरा कट जाए तो एक माइनस कर देते हैं भागफल में, तो इसमें एक माइनस कर देंगे 24 बचेगा। बड़ी संख्या का भागफल कितना आ गया 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 बराबर 12, ये 12 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अपवर्त की संख्या कितनी आएगी 12, यानी कि इतनी संख्याएं होंगी। कितनी होंगी 12, जो 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी, यही अपवर्त कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है, आगे जैसे ये दिया गया है क्वेश्चन 500 और ये वही चीज़ है जो हमने बताई। 500 या 1000 के बीच कितनी संख्या होंगी जो 3, 2, 3, 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब 2, 3, 4 का एलसीएम ले लोगे, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12 आएगा, और 12 को पहले 500 में भाग देंगे, फिर 1000 में देंगे, और जो आंसर आएंगे, इसके भागफल आएंगे, बड़े में से छोटे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। आप ये अपने आप करेंगे। ओके दोस्तों, हम इसको नहीं करेंगे। आपको 2-3 सवाल बता चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इकाई का अंक, इकाई का अंक भी बहुत अच्छे से बता दिया। अब देखो इसमें आया 8, तो 2, 3, 4, 7, 8, 9, तो 8 आ गया। अब इसमें सेकंड वाला रूल लगेगा। सेकंड वाला रूल में 4 का भाग देंगे, तो पावर में 4 का भाग देंगे, पावर में 4 का भाग देंगे, तो शेषफल कितना आएगा। इसमें शेषफल वाला खेल होता है। तो 4 में 36, कितने बचे 1, 4, 4 दून 4 तिया 12, यानी 2 शेषफल बचा। तो 2 शेषफल बचा है, तो अब 2 शेषफल बचा है, तो बेस का इकाई का अंक 8 है, 8 की पावर 2 हो जाएगा। 8 8 64, 64 का इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 4। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे है क्वेश्चन है 312, 2, 3, 4, 7, 8, 9, सेकंड वाला लगेगा। ठीक, सेकंड वाला लगेगा। तो सेकंड वाले में क्या था 116 में कितने का भाग देंगे 4 का देंगे, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आएगा। और 0 आएगा तो हमने क्या कहा था, इकाई के अंक पे 4 की पावर होगी। बेस के इकाई के अंक पे 4, बेस का इकाई का अंक 2 है, 2 0 आ गया तो 4 की पावर कर दें, 2 की पावर 4, यानी कि 2 का 4 बार गुणा, तो कितने 16 आ जाएगा। 16 का इकाई का अंक 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो जब सरलीकरण के रूप में प्रश्न हो, कैसे है, सरलीकरण के रूप में हो तो आपको निकालना है इकाई का अंक। देखो 313, 172 और 447 और 114, तो इनके सबके इकाई के अंक ले लेंगे और गुणा कर लेंगे। इसमें तो ऐसे ही हो जाता है सरलीकरण में। और ऐसे हो तो आपको निकालना पड़ेगा, परिणाम निकालना वही है। ठीक, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, वही है सिस्टम। सबके निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे, और जो आएगा वो आपको परिणाम निकाल देंगे। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गए होंगे। और इकाई का अंक जो लास्ट वाला लगा के देखते हैं। ठीक है, आप कहोगे ये भी ऐसे ही कह दिया। 213 है, सबसे पहले 213 है की पावर है 116, 2, 3, 4, 7, 8, 9 और 3 है, 4 वाला रूल लगेगा। तो 4 वाला रूल लगेगा तो 116 में कितने का भाग देंगे 4 का, ये पूरा कट जाएगा, 0 आएगा। तो 3 बेस की इकाई का अंक 3 है, 3 की पावर 4 हो जाएगा, 1 निकल आया। 72 है, 72 118 है, 118 में आप भाग देंगे 4 का, तो कितना आएगा शेषफल 2 आएगा। तो 2 आएगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 2 गुणा 334 है, तो 115 में कितना आएगा 4 का भाग देंगे, तो 4 तिया 12, 4 32, 3 आएगा। तो 3 आएगा तो 4 की पावर कितना है 4 की पावर 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बेस का अंक कितना है 4 है, और इसमें शेषफल कितना आया 3 आया। भाग करेंगे तब देखो, हमने तो डायरेक्ट कर दिया, आप भाग करके देखोगे और इसको सॉल्व कर लोगे दोस्तों। ठीक,
इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 की गुणा 4 बार करेंगे तो 81 आएगा, गुणा 2 की 2 दूनी 4 आएगा, ठीक। 4 का गुणा 3 बार करेंगे 64 आएगा, ठीक। ये आ गया। अब इनमें से इकाई का एक एक ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि 4 चौको 16, इकाई का अंक आ जाएगा 6। नहीं है समझ में तो देख लो, 81 गुणा 4 गुणा 64 है। इन सब में ऐसे सरलीकरण के रूप में हो तो इसका इकाई का अंक 1 ले लेंगे, ये तो 4 है ही अकेला, इसको 4 ले लेंगे इकाई का अंक। 4 चौको 16, तो यानी 16 आएगा, 16 का इकाई का अंक 6 होगा, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपको बताना चाह रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको इकाई का अंक पढ़ाए, ठीक, और अपवर्त बताए, ठीक, और एनवां पद वाले सवाल बताए, ठीक, कि सीरीज दी गई वो समांतर श्रेणी, उसमें कैसे एनवां पद निकालते हैं, और समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकालते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने कई सवाल कवर किए हैं, कई कंसेप्ट बताए हैं, कई ट्रिक बताई हैं। तो वीडियो को देखते समय आप नोटपैड अपना नोटबुक रखो, पेन रखो, नोट करते जाओ, जो भी चीज़ें अच्छी लगें, इम्पोर्टेंट लगें, नोट करो। और जब भी आप रिवीजन करोगे बुक से तो उनमें आप अप्लाई करोगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अंत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अच्छा वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।